ईरान जंग के बीच मेजर जनरल जीडी बख्शी के साथ कई बार मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला। मैंने ये पूछा कि अगर ईरान अमेरिका के आगे सरेंडर कर देता तो क्या होता। उनके जवाब हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अमेरिका से नहीं लड़ता तो अमेरिका कई छोटे छोटे देशों को या तो खत्म कर देता या तो वहां की सत्ता गिरा देता। उन्होंने बोला कि अमेरिका आज भी यूनिपोलर वर्ल्ड चाहता है। अमेरिका चाहता है कि वह पूरी दुनिया को अपने इशारों से चलाए। इसी इंटरव्यू में मैंने उनसे सवाल किया कि अगर रूस, भारत और चीन अपने तमाम मतभेदों को अगर अलग करके आरआईसी की जो कल्पना की गई थी अगर वो सार्थक हो जाए तो सर क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की बादशाहत उसी दिन खत्म हो जाएगी जब आरआईसी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों का अगर कोई डर है तो वो यही है, इसी कारण ये सब किया जा रहा है। वेनेजुएला का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसकी नजदीकियां रूस की तरफ बढ़ रही थी। ईरान का भी जुर्म यही है कि पुतिन उनके अच्छे दोस्त हैं। मतलब साफ था कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं चाहते। मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कि हर देश की अपनी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र विदेश नीति है, वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। इसको कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। लेकिन यूनिपोलर वर्ल्ड ये वो देश जो एक ही देश पूरे विश्व में अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने कई देशों को 100-100 साल, 200 साल तक गुलाम रखा। उनकी सोच आज भी वही है, लेकिन हालात बदल गए हैं। हर देश आज अपना फैसला लेने के लिए फ्री है। अब यही बात दोहराई है पुतिन के गुरु ने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर डुगिन ने एक दिलचस्प विचार रखा। उन्होंने पुतिन के बीजिंग दौरे के समय कहा कि एक समय था जब पश्चिमी देश पूरी दुनिया के नियम तय करते थे, लेकिन अब रूस और चीन उनके प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत भी इसमें शामिल हो जाता है और इसके संकेत मिल रहे हैं तो दुनिया 4 ध्रुव होंगे। आज के बदलते वैश्विक हालात में ये विचार काफी दिलचस्प है, क्योंकि अमेरिका पतन की तरफ है और चीन की सुपर पावर का उभार हो चुका है। जबकि रूस को लेकर कहा जा रहा है कि वो चीन का सैटेलाइट देश बन सकता है। इसीलिए आरआईसी का जिक्र शुरू हो गया है, जिसमें रूस, भारत और चीन को मिलाकर एक गुट बनाने की थ्योरी दी जा रही है। अलेक्जेंडर डुगिन का विचार रूस में काफी मायने रखता है और व्लादिमीर पुतिन उनके विचारों को काफी मानते हैं। इसलिए भारत को एक ध्रुव के तौर पर स्वीकार करना काफी महत्वपूर्ण है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैश्विक राजनीति में पूरी तरह से पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव रहा, खासतौर से अमेरिका और यूरोप का। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था, सैन्य गठबंधन, मानवाधिकार की परिभाषाएं और आर्थिक नियम तय किए। लेकिन आज की तारीख में एक थ्योरी आरआईसी यानी कि रूस, भारत और चीन को लेकर है। अगर ये तीनों देश एक साथ हो जाते हैं तो अमेरिका प्रभाव की दीवार को तोड़ सकते हैं। पिछले 20 सालों में वैश्विक व्यवस्थाएं तेजी से बदलती गई और आज की तारीख में दुनिया उस मोड़ पर पहुंची जहां पर वैश्विक शक्तियों के बीच नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज होने की रेस लग गई है। रूस और चीन अब खुलकर पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। वहीं भारत भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता के जरिए संकेत दे रहा है कि वह किसी की शक्ति का गुट का हिस्सा बनने के बजाय एक अलग ध्रुव के रूप में उभरना चाहता है। ऐसे में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दुनिया वास्तव में मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम की ओर बढ़ रही है और इस व्यवस्था में भारत कहां खड़ा है। औपनिवेशिक युग से लेकर आधुनिक वैश्विक व्यवस्थाओं तक, संस्थाओं तक पश्चिम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव बनाया है। ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में अमेरिका ने सैन्य शक्ति, तकनीकी विकास की पूंजीवादी व्यवस्था के सहारे वैश्विक नियम तय किए। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्विपक्षीय संघर्ष जरूर था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका अकेली महाशक्ति बनकर उभरा। नाटो का विस्तार हुआ, डॉलर का वैश्विक प्रभुता बढ़ी, विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं खड़ी हो गई। इन सब ने अमेरिका की लीडरशिप को और भी पावरफुल किया। लेकिन इन सब के बीच वेस्टर्न कंट्रीज ने लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर कई देशों पर हमले किए। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे उदाहरणों ने यह दिखाया कि पश्चिमी सिर्फ वैश्विक नियमों के संरक्षक नहीं बल्कि उनको लागू करने वाली शक्ति भी बन चुका था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण और ईरान युद्ध उसी का ताजा उदाहरण है, जहां शक्ति के बल पे प्रभुत्व बनाने की कोशिश की गई। ईरान ने अमेरिका के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और अब अमेरिका के सामने अपने रसूख को बचाए रखने की चुनौती है। वो अगर युद्ध में और उलझता है तो भले ईरान तबाह हो जाए, मगर अमेरिका भी ढह जाएगा। रूस और चीन ने पिछले कुछ सालों में इस व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। रूस का मानना है कि नाटो का लगातार विस्तार उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
इसलिए यूक्रेन सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि रूस के मुताबिक पश्चिमी वर्चस्व के खिलाफ प्रतिशोध का प्रतीक है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार यह कहते रहे कि दुनिया को अमेरिकी प्रभुत्व से मुक्त होना चाहिए। दूसरी तरफ चीन आर्थिक शक्ति के रूप में अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। शी जिनपिंग की लीडरशिप में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ब्रिक्स विस्तार और वैकल्पिक वित्तीय संस्थाओं के जरिए वेस्टर्न सिस्टम्स के समांतर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया है। चीन अब एक शक्तिशाली देश बन चुका है। वो सिर्फ आर्थिक स्तर पर नहीं बल्कि तकनीकी और सामरिक स्तर पर भी अमेरिका को चुनौती दे रहा है। सेमीकंडक्टर, AI, 5G और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन की बढ़ती भूमिका ने पश्चिम को परेशान किया है। यही वजह है कि अमेरिका अब चीन को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है। सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग दौरा इसी का उदाहरण है कि अमेरिका कहीं ना कहीं चीन के साथ तालमेल बनाना चाह रहा है। वो अब चीन को महाशक्ति मानता है और एक ऐसे डील की तलाश में है जहां दुनिया बहुपक्षीय नहीं द्विपक्षीय हो जाए, एक चीन और दूसरा अमेरिका। ये चीन के सामने अमेरिका का आत्मसमर्पण है, लेकिन बीजिंग की मंशा कुछ और है। वो आधी नहीं बल्कि पूरी दुनिया चाहता है। नवभारत टाइम्स से बात करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA के फैकल्टी डॉक्टर मनन द्विवेदी ने बताया कि चीन और रूस जिस बहुपक्षवाद यानी कि मल्टीपोलर की बात कर रहे हैं, असल में वो एक चतुर रणनीतिक चाल है जिसे पुतिन, शी जिनपिंग आपस में आजमा रहे हैं। जब से ट्रंप तेहरान को पूरी तरह झुकाने में नाकाम है, तब से अमेरिका की शक्ति, उसकी छवि और उसकी एक ध्रुवता से जुड़ी उसकी अजेयता की चमक काफी हद तक फीकी पड़ गई है। भारत की स्थिति इन सब में दिलचस्प है। भारत के पश्चिम के साथ भी संबंध मजबूत है और रूस के साथ भी उनके ऐतिहासिक रिश्ते बने हुए हैं। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद भारत पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में जाने से बचता रहा है। इसीलिए अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने कभी भी क्वाड को सैन्य गठबंधन नहीं माना। पीएम मोदी ने नेहरू की उसी नीति को आगे बढ़ाया जिसमें भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्ष की थी। एक्सपर्ट्स का मानना है गुट निरपेक्ष नीति ही भविष्य में भी भारत को वैश्विक ताकतों के बीच होने वाले संघर्ष से बचाएगा। डॉक्टर मनन द्विवेदी कहते हैं कि बहुलता स्थिरता और शांति गारंटी नहीं देती। वर्चस्ववादी स्थिरता सिद्धांत के मुताबिक जिस राष्ट्र के पास बेजोड़ शक्ति और मारक क्षमता होती है वह स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों ही स्तरों पर कमजोर शक्तियों पर हावी होता है, जबकि बहुलता वाले परिदृश्य में कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र, राज्य या वर्चस्ववादी शक्ति उभरकर वैश्विक राजनीति की शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। यही संतुलन भारत को संभावित चौथे ध्रुव के रूप में स्थापित करता है। भारत की विशाल जनसंख्या, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, तकनीकी क्षमता और भू राजनीतिक स्थिति इसे भविष्य की वैश्विक व्यवस्था में निर्णायक शक्ति बना सकती है। हालांकि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से रूस और चीन की धुरी के साथ नहीं है। भारत और चीन को सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती मानता है, खासतौर पर सीमा विवाद और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग की नीति परेशान करने वाली रही है। इसलिए भारत किसी औपचारिक धुरी का हिस्सा बनने के बजाय स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में उभरना चाहेगा। शुक्रिया।